dual nature of matter. देखो, for the light we have two different theories. One is wave theory and another is particle theory. Wave theory and particle theory. Particle theory is basically the quantum theory, correct? There are certain phenomena which can be explained only by the wave theory, जो कि हमने अभी पढ़े, that is interference, diffraction. ये दो फिनोमेना ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं. दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल थ्योरी. वेव थ्योरी में वेव फ्रंट होता है, पार्टिकल थ्योरी में पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, वेव फ्रंट होता है, उस पर डिफरेंट, हर एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है एंड अकॉर्डिंगली फर्दर वेव फ्रंट की फॉर्म में वेव बढ़ती है. पार्टिकल थ्योरी में द पार्टिकल्स आर मूविंग. ठीक है, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव फ्रंट. वेव फ्रंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? सो अकॉर्डिंगली लाइट की ड्वेल नेचर एक्सेप्टेड है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर क्यों? देयर आर सर्टेन फिनोमिनास लाइक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंड एक और इफेक्ट होता है कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट. दोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. So that's why it is accepted that light has dual nature, the wave nature as well as particle nature. And it is said light take the form according to the work. जो भी काम होता है उसके हिसाब से हो जाता है. Then I am telling you what is in the chapter. Then a scientist de Broglie what said कि universe consists only matter and radiation. If radiation has dual nature, then matter too must have dual nature. So हम पहले रेडिएशन का ड्वेल नेचर प्रूव करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द हाइपोथेसिस ऑफ de Broglie दैट मैटर भी ड्वेल नेचर होता है, राइट? दैट्स हाउ द चैप्टर नेम इज, राइट? नाउ इसमें सबसे पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि हमने अभी पढ़ा था, थोड़ा सा ब्रीफ में, और चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है तो बहुत ज़्यादा नोट नहीं करूँगा, ब्रीफ में नोट करेंगे. बाकी नोट्स हैं उसमें तुम पढ़ लेना, तो लेके जाना मेरे से, राइट? वेव थ्योरी. वेव थ्योरी में प्रोपगेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट. जो लाइट का प्रोपगेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, वो वेव फ्रंट के फॉर्म में है, राइट? Energy is uniformly distributed. Energy is uniformly distributed among wavefront. जो भी एनर्जी है, जो एनर्जी मूव कर रही है, वो पूरे वेवफ्रंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, यूनिफॉर्मली, हर जगह इक्वली, राइट? लाइक हम पढ़ते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो हर एक पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे है. इक्वल डिस्टेंस पे है तो इंटेंसिटी भी इक्वल होगी, दैट मीन्स एनर्जी भी इक्वल होगी. तो हर वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या होती है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, करेक्ट? एनर्जी ऑफ वेव फ्रंट depend on intensity of light. ये मेन चीजें हैं जो हम वेव थ्योरी में इसमें यूज करेंगे. बाकी तो हमने उसमें वेव ऑप्टिक्स में पूरा पढ़ा ही है सब कुछ. दीज आर द मेन थिंग्स जो हम यूज करेंगे. नाउ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. Particle theory also called as quantum theory. Light consists particles called photon और क्वांटा. जो नॉर्मली यूजुअल नेम है दैट इज फोटोन, बट दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज क्वांटा, करेक्ट?
नॉर्मली जो हम बुलाते हैं वो फोटोन करके बुलाते हैं, बट समटाइम्स दे आर कॉल्ड क्वांटा. ओके, photons are massless energy packets. Photons are massless energy packets. इनका कोई मास नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एनर्जी पैकेट्स है विच आर ट्रैवलिंग इन द वेव, ठीक है, एंड इफ दे कोलाइड विद समथिंग दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू दैट ऑफ, ठीक है, किसी भी पार्टिकल से कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देंगे. एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is equal to h nu is equal to hc by lambda. Symbols have usually meanings. H, you know, Planck's constant. Nu, frequency. C, speed of light. Lambda, wavelength. Correct? If a photon is produced by annihilation of mass m. If a photon is produced by annihilation of mass m, what is this annihilation? You would have heard about the Einstein equation, E is equal to mc square, right? जब m amount of matter annihilate होता है तो वो mc square amount of energy produce करते हैं, right? So that is the conversion of matter into radiation. Similarly, reverse conversion is possible. The radiation can convert into matter. So if one photon is created by m amount of mass, ठीक है, through the annihilation, तो then energy of photon क्या हो गई? Energy of photon is equal to mc square, ठीक है, क्योंकि वो m अमाउंट के मास से बना है तो एनर्जी mc स्क्वायर हो जाएगी. बट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज hc by lambda, और mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc by lambda. c कैंसिल, और lambda is equal to how much? h by mc. If that mass would have been in the particle form, तो उसका मोमेंटम कितना होता? mc, और lambda is equal to h by p. p is what? Momentum. And remember what we are talking about? Photon. तो दिस इज जस्ट एन एनालॉजी कि अगर वो पार्टिकल फॉर्म में होता तो वेवलेंथ क्या होता, ठीक है, तो दैट विल बी स्टिल द वेवलेंथ. सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज व्हाट? h अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन, राइट? मोमेंटम ऑफ फोटोन हम एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मास से नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोन इज मासलेस पार्टिकल. तो इसलिए हमने मास कौन सा लिया? जिस मास से वो बना था फोटोन, राइट? ये समझ में आया? ठीक है. In the particle nature of light, intensity is what? Intensity of light at its surface depend on number of photons, depend on number of photons incident on that surface per unit area per unit time. नहीं, intensity depend on what? How many photons are incidenting on the surface.
कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, राइट? तो अगर मैथमेटिकली देखें तो I इज इक्वल टू n h nu. n number of photons per unit area per unit time, and h nu energy of one photon. इन सारे फोटॉन्स की एनर्जी इक्वल होगी. इसकी यूनिट क्या आएगी एनर्जी की? जूल पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम पर सेकेंड. सो दैट विल बी वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, जो कि इंटेंसिटी की यूनिट होती है. राइट? ये सब मिलेगा नोट्स में, स्कैटर्ड इधर उधर. ओके, इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है यहां तक? हो गया? कौन कौन है ऑनलाइन? अश्वेत, आरुषि, आवाज भी आ रही है इनको मेरी? गुड. चलो, नाउ वर्क फंक्शन. ये थोड़ा थोड़ा तुम लोगों ने 11th क्लास में छोड़ो, नहीं बात करते. नहीं, 11th क्लास की बात ही नहीं करनी चाहिए. वर्क फंक्शन. Work function is what? Some denote by W, some by phi, and कुछ से भी denote कर लो, but work function. Work function of a metal is the minimum energy, required to emit electron from surface of metal. कम से कम कितनी एनर्जी दे, ठीक है, so that electron come out from the surface of metal, right? That is what is called as work function. मेटल की क्यों बात करते हैं? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको निकालना इजी होता है. इफ वी टॉक अबाउट इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकालना पड़ेगा. सो वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क. तो मेटल्स में निकालना इजी होता है, बाकी सब में निकालना काफ़ी, ठीक है, उसमें बॉन्ड्स ब्रेक करके फिर तब जाके कहीं निकलते हैं. Now, इलेक्ट्रॉन एमिशन. हम कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं मेटल से? कैसे भी निकाल सकते हैं. देयर आर लॉट मेनी वेज. व्हाट वी नीड टू गिव द एनर्जी इन एनी फॉर्म. अब किसी भी फॉर्म में एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो बाहर आ जाएगा, राइट? वैसे एक जनरल क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते रहते हैं, है ना, थर्मल वेलोसिटी से, फिर भी बाहर क्यों नहीं आते? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट इन ऑर्बिट. कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन. वो तो घूम रहे हैं ना, दे आर नॉट इन ऑर्बिट. तो मेटल के अंदर घूम रहे हैं, तो बाहर क्यों नहीं आते? चलो मैं बताता हूँ, एक मिनट. तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ. ये एटम्स है,
दैट इज समथिंग लाइक लेटिस स्ट्रक्चर, सुना है ऐसे, दैट इज ए 3D काइंड ऑफ सिस्टम है ना, ऐसे तो इस टाइप से होता है ना, ऐसे पूरा बनाते जाओ तो एक ब्लॉक बन जाएगा, दैट इज व्हाट द मेटल। अब जो इलेक्ट्रॉन, सपोज ये टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस भी ऐसी होगी ना, अब सरफेस ऐसे तो नहीं है कि दो एटम्स के बीच में गैप नहीं है, सरफेस पे भी होगा ना दो एटम के बीच में गैप। पहले तो एग्री करो व्हाट आई एम सेइंग इज राइट और नॉट, सरफेस पे भी दो एटम के बीच में गैप होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से घूमता हुआ आ रहा है, वो इधर क्यों नहीं निकलता? नहीं निकलता, कभी भी नहीं निकलता। मतलब चलो मैक्सिमम टाइम इट विल गेट कोलाइड विद द एटम, बट एक हाथ तो बच के निकलेगा ना, और बच के निकलते हैं तभी तो करंट फ्लो होता है भाई। जो इलेक्ट्रॉन इस एंड से उस एंड तक पहुंच रहे हो, किसी ना किसी तरीके बच के तो पहुंचे ही हैं, तो उसे एक लेवल और पार करना है, गेम की तरह खेल लो, कभी तो होगा, फिर क्यों नहीं होता, राइट? क्यों हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको, जबकि ऑलरेडी उसके पास एनर्जी है? रीजन इज, ये सरफेस है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और वो वापस पुल कर लेगी इसको, राइट? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो सरफेस तो पहले तो न्यूट्रल था ना, नाउ इट गेट चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा वो उसे वापस पुल कर लेगी अंदर। तो जिस तरह से हमें अर्थ सरफेस पे एक एस्केप वेलोसिटी देनी होती है ना ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, लाइक आप किसी भी वेलोसिटी से भेजो वापस आ ही जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट, द पुल ऑफ अर्थ विल पुल इट टूवर्ड्स इट। तो हमें एक उतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो उस पुल को क्रॉस कर जाए। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द वर्क फंक्शन, कि कम से कम उतनी एनर्जी हो कि ये जो अट्रैक्शन बिल्ड होगा ना, ये उसको क्रॉस करके चला जाए, ठीक है? दैट्स व्हाई वी नीड एनर्जी, दो इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी ऑलरेडी इन द सिस्टम। सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑलरेडी एनर्जी होती है, ठीक है? समझ में है? राइट। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग, इलेक्ट्रॉन एमिशन, एनर्जी दो कैसे भी, इट जस्ट नीड एनर्जी किसी भी फॉर्मेट में, और वो बाहर आ जाएगा। एक दो नाम मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि बुक में लिखे होते हैं, अदरवाइज अंडरस्टूड है। एनर्जी कैसे भी दे सकते हैं। फर्स्ट, थर्मियोनिक एमिशन, बाय हीट, बाय हीट, ठीक है? टेम्परेचर रेज कर दो, एनर्जी मिल गई तो हो गया। सेकंड, फील्ड एमिशन, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी तो उसको एनर्जी मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो इट विल कम आउट ऑफ द सिस्टम। एंड लेट्स कम टू दैट जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, फोटो एमिशन बाय रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। By radiation of suitable frequency, okay? ठीक है, अभी आप सिर्फ समझना, नोट करने की जरूरत नहीं है, बाद में सिस्टमेटिकली नोट करेंगे। आई विल टेल यू, फोटो एमिशन कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय द पार्टिकल थ्योरी। तो आई विल एक्सप्लेन यू पार्टिकल थ्योरी से फोटो एमिशन कैसे हो रहा है, एंड वेव थ्योरी से हम उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते, दोनों चीजें, करेक्ट? तो नोट करने की जरूरत नहीं है, दैट्स बाद में मैं नोट करा दूंगा, जब करना होगा तो मैं बोल दूंगा। ये हमारी मेटल सरफेस है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल सरफेस के अंदर है, ठीक है? इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी एनर्जी इक्वल नहीं होती, इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके?
सपोज करो सरफेस से बाहर निकलने के लिए, जस्ट एन एग्जांपल, सरफेस से बाहर निकलने के लिए हमको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी चाहिए। सरफेस से बाहर निकलने के लिए टोटल एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझते हो ना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मेनी जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी होती है तो इसलिए हम यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्क्राइब करते हैं। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी वाला है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाकी सब इससे कम है। 2, 3, 1, 3, 2, 1, 4, ठीक है, 2, कुछ भी ले लो। ये इन सब की एनर्जीज हैं प्रेजेंटली। तो हमें कम से कम एनर्जी कितनी देनी है बाहर निकलने के लिए? इनको कितनी चाहिए? कम से कम 3। कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड इज 3, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिल गई तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब नहीं आ पाएंगे। बट इफ आई गिव 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो कुछ और बाहर आ जाएंगे। कौन कौन से? 4 वाले भी, 3 वाले भी। इफ आई गिव 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो कुछ और आ जाएंगे। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो सारे ही आ जाएंगे बाहर। ठीक है, बट जब वो बाहर आएंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी? ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट। हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी टोटल कितनी हो गई? 8 में से 7 तो इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए। ठीक है, और जितना मैं अभी बता रहा हूं ना, अगर आप उसको समझ लोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा यही है पूरे चैप्टर में, इससे फालतू कुछ नहीं है। अब मैंने इसको 5 दी तो टोटल इसकी 8 हो गई। हाउ मच वॉज रिक्वायर्ड टू कम आउट? 7। तो दिस विल कम आउट विद एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन दिस विल कम आउट विथ एनर्जी, इसका 3 है, सॉरी कुछ गड़बड़ किया मैंने, ये 1 था तो ये तो आएगा ही नहीं बाहर, है ना। इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसकी 3 थी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आ जाएगा। इसके पास 4 थी तो अभी समझने की कोशिश करा रुचि। इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसको हमने टोटल एनर्जी कितनी दी? 5। तो टोटल कितनी हो गई? 9। 4 ऑलरेडी थी, 5 हमने दे दी, टोटल 9 हो गई। चाहिए कितनी थी? 7। बची कितनी? 2। सो दिस विल कम आउट विथ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली दिस विल नॉट कम आउट। क्यों? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, टोटल 6 हुई और चाहिए कितनी थी? 7। तो ये बाहर नहीं आएगा। व्हाट अबाउट दिस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसके पास एनर्जी थी, इसको जब हमने 5 दी तो टोटल कितनी हो गई? 7। तो इट विल जस्ट कम आउट, इट विल जस्ट कम आउट एंड द एनर्जी विल बी 0। ठीक है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी हमने कितनी दी, कितनी चाहिए थी, वो कम कर दिया तो बाकी बच गई। सिंपल रूल है ना, 4 चाहिए थी, 5 दे दी तो 1 बच गई। ठीक है, तो अब इसमें से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? सोचो, मैक्सिमम एनर्जी इज एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कितना था? 3। मिनिमम एनर्जी टू कम आउट एन इलेक्ट्रॉन इज 3, तो वर्क फंक्शन 3 हो गया। हमने एनर्जी कितनी दी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 में से 3 कम हो गया, देन हाउ मच इज लेफ्ट? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इन द चैप्टर। सिंपल लेन देन, इतना दिया, इतना गया, इतना बचा, दैट्स ऑल।
हमें इतनी चाहिए थी, हमने इतनी दे दी, इतनी बच गई, वो उसके पास, उससे वो घूमता रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है एनर्जी देंगे कैसे, लाइट की फॉर्म में। लाइट में हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स। लाइट में हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स किस फॉर्मेट में, फोटोन। एंड फोटोन्स आर एनर्जी पैकेट्स। वो जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। आई एम राइटिंग बट यू नीड नॉट टू, जस्ट टू that. When a photon collide with electron, it is absorbed by electron. फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गई, राइट। द सेम एग्जांपल, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस पे आके कोलाइड किया, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन after absorption of photon is sufficient for emission, then electron emit, which I just explained you. Total energy 8 electron volt हो गई, चाहिए थी बाहर निकलने के लिए 7, तो एनर्जी इज सफिशिएंट टू कम आउट एंड इट विल एमिट। ये तो हो गया एमिट होने वाला। व्हाट हैपन अगर वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है? सपोज एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे ये फोटोन कोलाइड कर गया, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट हमें चाहिए कितनी थी बाहर निकलने के लिए, 7, तो वो तो बाहर नहीं आएगा। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद दूसरा आएगा, वो उसे एनर्जी देगा तो बाहर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? द होल थिंग इज इंस्टेंटेनियस। इसको आप ऐसे सोचो, कितने भी मच्छर मिल जाए एक आदमी को नहीं उड़ा सकते, नहीं उड़ा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आएंगे आप मार दोगे उनको। सो भी रहे होगे तो जग के मार दोगे, ठीक है, और जैसे ही काटेंगे आप उनको मार दोगे, तो कितने भी मिल जाए वो उड़ा नहीं सकते, बिकॉज द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। जैसे ही एक काटेगा आप उसको मार दोगे, दूसरा आएगा, तो तब तक तो कहानी खत्म हो चुकी ना। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। एक फोटोन आया, कोलाइड किया, एनर्जी मिली, एंड सब इंस्टेंटेनियस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सफिशिएंट हो गई तो वो बाहर आ जाएगा, नहीं तो फोटोन को वापस थ्रो कर देगा। द फोटोन विल बी थ्रोन बैक, ठीक है, यानी वो अपने पास नहीं रखेगा। सो द फेनोमेना इज, एक फोटोन आएगा, क्या हुआ, एक फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी हो जाती है कि वो बाहर निकल सके तो वो बाहर निकल जाएगा, और अगर उतनी नहीं है तो वो फोटोन वापस कर देगा, तो फोटोन वापस निकल जाएगा। दैट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एब्जॉर्प्शन is not sufficient for emission, is not sufficient for emission, ठीक है, it will release photon back, वो फोटोन को वापस कर देगा। तो इन जनरल एक फोटोन कोलाइड करेगा, या तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा या फोटोन वापस मिलेगा, दो में से एक काम होंगे, ठीक है।
सो दैट मीन्स अगर मैं 100 ऑफ फोटॉन्स थ्रो कर रहा हूं, 100 ऑफ फोटॉन्स, तो विल वी गेट 100 इलेक्ट्रॉन? नो. Some will be used and some will be wasted. But obviously कितने आएंगे? That will be in proportion. That will be in proportion. तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, वो किस पे डिपेंड करेगा? Is proportional to number of photon and that is intensity. We have studied already intensity of light किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे. ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, अगर हम इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो करंट डबल हो जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो गए तो करंट डबल हो जाएगा. ठीक है, इंटेंसिटी को 3 टाइम्स कर दिया तो करंट 3 टाइम्स हो जाएगा. इंटेंसिटी डबल करने का मतलब आपने फोटॉन्स डबल कर दिए, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे. तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर इन द एक्सपेरिमेंट. वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? मतलब इन नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, इंटेंसिटी पे. कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बाहर आया वो किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? एक फोटोन की एनर्जी पे, और फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ठीक है, सो दीज आर द 2 डिफरेंट पैरामीटर्स, वन इज फ्रीक्वेंसी एंड अनदर इज इंटेंसिटी. फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बाहर आया, और इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए. राइट, तो 2 अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन बाय द पार्टिकल थ्योरी. सो पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से क्या एक्सप्लेनेशन है, आरुषि आप समझ लेना. ओके आरुषि, हाँ आप समझ लेना. अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट में फोटॉन्स है, लाइट इंटेंसिटी आई सरफेस पे, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गई. अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने के लिए सफिशिएंट थी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, और नहीं थी तो फोटॉन वापस बाहर आ गए. तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे दैट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन कितने फोटॉन्स गिरे, यानी कितनी इंटेंसिटी है. तो इंटेंसिटी बढ़ा घटा के हम नंबर ऑफ फोटॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर सकते हैं. जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतनी करंट ज़्यादा, तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम करेंगे करंट कम हो जाएगा. राइट, दैट इज वन फिनोमेना. क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन कोलिजन तो प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, एकदम से होगा जो भी होगा. सेकेंड थिंग, 2 फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते. एक फोटोन, दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन कोलिजन. एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इन्वॉल्व नहीं है. एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं एनर्जी दे सकता. ठीक है, क्योंकि फोटोन या तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा. ठीक है, राइट. सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बाहर आएगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि हमने किस एनर्जी का फोटोन दिया, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स क्या थी. तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ठीक है, रिपीट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. एंड आई एम रिपीटिंग बिकॉज you do mistakes. Number of photons depend on intensity and energy of electron depend on frequency. Energy depend on frequency. तो अगर एनर्जी सफिशिएंट होगी तो बाहर आएगा, यानी बाहर आना या ना आना इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. ठीक है, करंट कम ज़्यादा होना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. राइट, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन बाय पार्टिकल थ्योरी. अब वेव थ्योरी से हम ये सब कुछ क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? सोचो, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला लाइट गिरी और इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, लाइट की फ्रीक्वेंसी कम की तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने बंद हो गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो
तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इंटेंसिटी कम की तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इंटेंसिटी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जो भी होना था एकदम से हुआ या नहीं हुआ, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब इसको हम वेव थ्योरी से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अगर ये मेरा सरफेस है तो इसके ऊपर वेव फ्रंट गिरा, पूरे वेव फ्रंट पे एनर्जी डिवाइडेड है, वो पूरी एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी विद, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर एक इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर एनर्जी इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, अब इस पे लाइट हमेशा है ना, तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग, द इलेक्ट्रॉन विल गेन कंटिन्यूअसली एंड व्हेन द एनर्जी विल बी सफिशिएंट इट विल कम आउट। सो दैट मीन्स द प्रोसेस कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस। प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, बट प्रैक्टिकली वी फाउंड प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। तो दैट इज वन पॉइंट इट इज फेल्ड। सेकेंड थिंग, हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम कर देते हैं तो एमिशन नहीं होता। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर वेव थ्योरी से बात करें तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई लेना देना ही नहीं है बाहर निकलने के लिए। इंटेंसिटी बढ़ा दो, एनर्जी बढ़ गई तो बाहर आ जाएगा। तो इट शुड नॉट बी, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी according to wave theory. That second point is failed. Third point, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, यह हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। लेकिन वेव थ्योरी से बात करें तो जितनी एनर्जी ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा, तो एनर्जी मस्ट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली द वेव थ्योरी इज फेल टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, राइट। मैंने आपको जो था बेसिक के क्या होता है वो आपको बता दिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली व्हाट वी गेट, अ फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल थ्योरी एंड द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। सो देन डी ब्रॉय सेड, as the radiation has dual nature, the matter too must have dual nature। और उस मैटर की वेवलेंथ क्या है? h/p, जो अभी मैंने पीछे फोटोन की डिस्क्राइब की थी कि सेम एनालॉग टू दैट, जो फोटोन के लिए है h/p, सिमिलर फॉर द मैटर्स, दैट इज राइट। समझ में आ गया? ये पूरा चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर है। आप पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बट एनीवे, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल नोट डाउन, लेकिन ब्रीफ में। ओके, चलो बाय।